हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, आरआरबी ने एफएक्यू नोटिस जारी कर दिया है जो कि अंडर ग्रेजुएट पोस्टों की रिगार्डिंग है, जिसमें आप सभी कैंडिडेट्स के कॉमन क्वेश्चनों का जवाब दिया गया है। जैसे कि आपका मॉडिफिकेशन डेट कब रहेगी, या मॉडिफिकेशन करते समय क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या लेसिक सर्जरी वाले कौन कौन सी पोस्ट भर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 62 क्वेश्चनों का इसमें जवाब दिया गया है। तो हम उन टोटल 62 क्वेश्चनों को देखेंगे दोस्तों, और कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है वो भी इसमें चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आपकी जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो कब से है, तो आपकी 21 सितंबर से है। लास्ट डेट कब तक है, तो आपकी 20 अक्टूबर तक रहेगी, रात को 12 बजे से पहले। उसके अलावा अगर बात कर लेते हैं जो पेमेंट फीस है, वो उसकी लास्ट डेट कब है, तो आपकी 22 तारीख जो यानी कि 22 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी 12 बजे से पहले। उसके अलावा अगर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि विंडो कब से ओपन होगी, तो 23 तारीख से लेके और 1 तारीख तक, यानी कि 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आपकी विंडो ओपन रहेगी, जिसमें आप जो आपका चेंजेस करना है, फॉर्म में कुछ दिक्कत हो गई तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको प्रत्येक चेंजेस के लिए 250 रुपये देना होगा। यानी कि अगर मान लो आपने एक बार चेंज कर दिया और सबमिट कर दिया फॉर्म, उसके बाद में आपको पता चलता है कि आपकी उसमें कुछ गलती रह गई है, तो दोबारा से फिर आप उसमें चेंजेस करेंगे तो फिर से आपके 250 रुपये लगेंगे। और आप जो है उसमें, आपने जब अकाउंट बनाया था तो उसमें जो डिटेल भरी है आपकी वो, और जो आपने आरआरबी चूज किया है वो, इन दोनों को छोड़ के बाकी आप चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मेरा रिजल्ट है वो 20 अक्टूबर के बाद में आने की संभावना है, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपका आंसर है नहीं, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी रिक्वायर्ड एजुकेशन है ना, वो आपकी पहले ही 20 अक्टूबर से पहले हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट, यानी अकाउंट बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपका मोबाइल नंबर और आपकी पर्सनल आईडी होनी चाहिए, और दोनों आपका जो एक्टिव होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने जो CN1 जो ALP का फॉर्म आया था उसके लिए मैंने अकाउंट बनाया था, तो क्या मेरे को अभी जो एप्लीकेशन आई है CN नंबर 06 की, तो क्या उसके लिए मेरे को अकाउंट बनाना है, तो आंसर है नहीं। जो आपने एक बार अकाउंट बना लिया है तो बार बार में अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट एन अकाउंट, यानी अकाउंट बनाने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो आपको सिंपल दिया गया है कि अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है, वहां पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके और जो भी डिटेल मांगी गई है वो डिटेल भरनी है। भरने के बाद में आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई एडिट क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स, यानी कि मैंने जो अकाउंट बनाया है उसके अंदर जो डिटेल है उसको क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आंसर है नहीं, आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ रीजन दिया गया है, अगर मान लो आपका जो वैलिड रीजन है या जीनियस रीजन है, तो आप जो है इस ईमेल के ऊपर आप है ना अपना जो वैलिड रीजन है वो, और जो उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप डाल के भेज दीजिए। अगर आप जो डिटेल देंगे वो अगर सुटेबल लगती है तो इसके रिगार्डिंग एक्शन लिया जाएगा, और आपको जो है वो रजिस्टर्ड ईमेल जो आईडी है आपके उसके ऊपर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट, यानी अकाउंट बनाने के बाद में क्या प्रोसीजर है, तो आपका फॉर्म अप्लाई करना है, उसके लिए मैंने आपको इसका प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तो आप जाके वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए कुछ फीचर्स है एप्लीकेशन के जो आपके मोबाइल में वर्क नहीं करेंगे, तो इसलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप का यूज़ करें। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रहिए, जो मोबाइल को है आप डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा, उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर लॉगिन, लॉगिन करने के लिए क्या प्रोसीजर है, तो आपकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के आपको कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हाउ मेनी पे लेवल आर देयर इन CN नंबर 06, यानी कि जो लेटेस्ट वैकेंसी आई है 06/2024, इसमें कितने लेवल है, तो 2 लेवल है, लेवल 3 और लेवल 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर अदर पोस्ट, यानी कि अदर पोस्ट के लिए कॉमन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो आंसर है यस, आप सभी पोस्टों के लिए एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बशर्ते आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट RRBs फॉर डिफरेंट पे लेवल्स, यानी कि अलग अलग पे लेवल्स के लिए अलग अलग RRB से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका आंसर है नहीं, आप एक ही RRB से एक बार एक ही फॉर्म लगा सकते हैं। उसके बाद में है, कैन आई अप्लाई टू मोर देन 1 RRB, तो इसका भी आंसर आपका नो रहेगा, आप एक RRB के अलावा दूसरे RRB से फॉर्म नहीं डाल सकते। अगर मान लो आपने ऐसा किया तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, और आप नेक्स्ट जो एग्जाम्स है RRB RRC की उनके लिए प्रतिबंधित हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम RRB, यानी कि सेम RRB में मैं अलग अलग अप्लाई कर सकता हूँ एप्लीकेशन, तो उसका भी आपका आंसर है नहीं, आप उसमें भी नहीं कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई हैव अंडरगोन लेसिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि मैंने लेसिक सर्जरी करा रखी है और मैं एलिजिबल हूँ क्या अप्लाई करने के लिए। तो आंसर है आपका कि आप जो आपकी जो पोस्ट हैं मेडिकल A1 A2 और A3, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। बाकी आपका जो मेडिकल है B1 B2, इसके लिए आप एलिजिबल है। और मोर डिटेल के लिए आपको अनेक्जर 8 पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, वाई आधार कार्ड वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि आधार कार्ड जो वेरिफिकेशन है वो क्यों जरूरी है। तो आपका यहाँ पे रीजन दिया गया है कि जीनियसनेस ऑफ कैंडिडेचर, यानी कि आपका कैंडिडेचर देखने के लिए, और ये जो एग्जाम्स में जो फर्जी स्टूडेंट जाके बैठ जाते हैं ना, तो उसके लिए आधार कार्ड रिक्वायर्ड है। बाकी आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल है वो थर्ड पार्टी को शेयर नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट हैव आधार कार्ड, यानी कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, अगर आप गवर्नमेंट कोई जॉब कर रहे हैं तो। उसके अलावा आप स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आगे दिया हुआ है कि अगर आपको जो इनमें से, यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कुछ भी यहाँ पे देते हैं एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन लगाते समय, तो आपको सीबीटी के अंदर, जो आप सीबीटी एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपके डीवी और मेडिकल के समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो ले जाके देना ही देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज माई नेम, यानी कि मेरा जो नाम है वो मैंने पहले ही चेंज करा लिया है, तो मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा। तो उसके लिए आपको ना गजट नोटिफिकेशन या फिर इससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको जमा कराने होंगे। और जब आपका डीवी या मेडिकल चल रहा होगा ना, उस टाइम पे भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना होगा, अगर वो मांगते हैं तो उस टाइम पे देना होगा। उसके अलावा जब आप अकाउंट बना रहे होंगे ना दोस्तों, जिस टाइम पे आप फर्स्ट टाइम आप जब अकाउंट बना रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको पूछा जाता है कि आपने पहले कोई नाम चेंज करवाया है क्या। तो अगर आपने नाम चेंज करवाया है तो वहाँ पे यस करना है, और उसमें आपका नाम, जो दोनों नाम है ना, वो दोनों नाम आप इसमें भरना है, यानी पहले वाला कौन सा है, नया कौन सा है, ये दोनों नाम भरना है। और ये दोनों नाम के संबंधित जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या जिस टाइम पे आपका प्रोसेस होगा सिलेक्शन, उस टाइम पे आपको देना होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट शुड आई डू इफ आई फॉरगेट पासवर्ड टू लॉग इन माई अकाउंट, यानी कि मैं जो मेरा अकाउंट है उसका लॉग इन पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मेरे को क्या करना है। तो आपको है ना फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है, और वहाँ पे आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। उसके बाद में आपको है ना रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपको एक रिवाइज पासवर्ड भेजा जाएगा, तो वो एंटर करना है। और उसके बाद में आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा जिसमें आपका क्रिएट न्यू पासवर्ड आएगा, तो क्रिएट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके आप दूसरा पासवर्ड बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैन आई चेंज माई पासवर्ड, क्या मैं मेरे पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ। तो ऊपर भी सेम ही वही बताया कि भूल गए या फिर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो हाँ, आप आपकी जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हैं। आपको चेंज पासवर्ड पे जाना है और वहाँ पे जाके आप अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मैंने आरआरबी चूज किया है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो आपका आंसर है नहीं, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैन आई एडिट माई डिटेल ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस के समय मैं अपनी डिटेल एडिट कर सकता हूँ। तो आपका आंसर है यस, आप चेंज कर सकते हैं। आपने जिस टाइम पे अकाउंट बनाया है वो डिटेल को छोड़ के आप जब तक सबमिट नहीं करे होंगे ना, वो सब डिटेल आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रेवल, यानी कि फ्री ट्रेवल के लिए कौन एलिजिबल है। तो जो आपके ST SC के कैंडिडेट है वो इसके लिए एलिजिबल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो आप फ्री ट्रेवल पास है वो कैसे ले सकते हैं। तो पहले बात तो ST SC के कैंडिडेट इसको ले सकते हैं, और जिस टाइम पे आपने फॉर्म भरा होगा ना उस टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि आपको एग्जाम के लिए फ्री रेलवे पास चाहिए क्या, तो उस टाइम पे आपको यस करना है। और यस करेंगे ना तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम पे आपको एडमिट कार्ड को आपके जो आसपास का रेलवे स्टेशन है वहाँ पे ले जाके देना होगा, तो आपको पास बना के दे देंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जिस टाइम पे आप लेके जाएंगे उसके साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ कैन आई रिसीव द फ्री ट्रेवल फैसिलिटी, यानी कि फ्री ट्रेवल जो फैसिलिटी है वो मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो जो ST SC के कैंडिडेट है ना, जो इलिजिबल कैंडिडेट है, वो अपना जो ई कोलेटर आएगा ना दोस्तों, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका पास वाला रेलवे स्टेशन है ना वहाँ पे बुकिंग काउंटर पे जाके देना है, तो आपका जो टिकट है वो रिजर्वेशन कर दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, तो उस स्थिति में क्या करना है। तो देखो दोस्तों, वहाँ पे बताया गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से नीचे होना चाहिए। अगर 500 KB से ऊपर हुआ तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं अपलोड होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज EBC। तो देखो EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, और इसके अंदर वो कैंडिडेट आते हैं
जिनकी जो फैमिली की आय हो 50,000 से कम हो, या फिर जो जिनके पास बीपीएल कार्ड हो, या फिर जिनके पास जो है रेलवे के द्वारा ईजाद एमएसटी जारी की गई हो। और आप है ना ईबीसी और ओबीसी या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में कंफ्यूज मत होइए, ये सब अलग अलग है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट गिवन टू ईबीसी, यानी कि ईबीसी जो कैंडिडेट है उनको क्या बेनिफिट है। तो देखिए दोस्तों, उनको है ना ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है, केवल जो फीस है ना उसके अंदर कंसेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम एन ईबीसी, व्हाट शुड आई डू इफ आई डू नॉट हैव ईबीसी सर्टिफिकेट, यानी कि मैं एक ईबीसी कैंडिडेट हूँ लेकिन मेरे पास ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लो आप ईबीसी कैंडिडेट है और आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपके पास पहले बात तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि अनेक्सर 3 के सब क्लोज ए में दिया गया है, उस हिसाब से जो कि आपके डिटेल नोटिस में दिया गया है। और जो ये आपकी जो एप्लीकेशन सबमिट करोगे ना, उससे पहले आपका ये बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में अगर मान लो ये भी नहीं है, तो उसके अलावा आप दे सकते हैं, जैसे आपका बीपीएल कार्ड है उसकी डिटेल दे सकते हैं, या फिर आपके जो ईजाद एमएसटी है ना वो आप दे सकते हैं, या उसके अलावा आपके जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोई सर्टिफिकेट जारी किया गया है गरीबी को लेकर, तो आप वो भी जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर देयर रिजर्व पोस्ट फॉर ईबीसी, यानी कि ईबीसी के लिए कोई पोस्ट रिजर्व है क्या। तो आंसर है नहीं, जो ईबीसी कैंडिडेट है उनके लिए कोई पोस्ट रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर रिकॉग्निंग एज फॉर दिस सीएन 06/2024, यानी कि इस सीएन के लिए आपकी जो क्रूशियल डेट है वो क्या है। तो आपकी वो 1/1/2025 रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस, यानी कि एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्थिति है उसको क्लेम करने के लिए डेट क्या रखी गई है, क्रूशियल डेट। तो आपके जो है ना आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जो सर्टिफिकेट है ना एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके, तो वो आपके जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की 20/10 उससे पहले के होने चाहिए, और जब आपका डीवी होगा ना उस टाइम पे आपसे मांगे जाएंगे। तो आपको ये जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है ना सीएन के अंदर, उसी फॉर्मेट में आपको ये प्रस्तुत करना होगा। बाकी अगर आगे बात कर लेते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस, यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो अंदर जो कैंडिडेट आते हैं और उनके लिए जो रिजर्वेशन रखे गए हैं ना, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो वो आपको जो आपके आरआरबी का डिटेल चाहिए है ना 06/2024, इसके अंदर आपको पारा जो आपका 8.4 है उसके अंदर दिया गया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आगे देख लेते हैं, हु ऑल आर एलिजिबल फॉर फी कंसेशन, यानी कि जो आपका फीस कंसेशन है उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो यहाँ पे अगर बात कर ले तो आपका एसटी एससी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर और माइनॉरिटी एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड, यानी कि ईबीसी वाले कैंडिडेट जो आते हैं ये सब इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम करेंटली सर्विंग इन आर्म फोर्स, यानी कि मैं प्रेजेंट में आर्म फोर्स में सर्विस कर रहा हूँ। तो क्या मैं एक्स सर्विसमैन के तौर पे मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप देखो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप है ना जब इसकी क्लोजिंग डेट है ना 20 अक्टूबर, तो तब से लेके और आप 1 साल के अंदर अंदर है ना आप वहां से अगर रिलीव हो जाते हो, तो आप इसमें एक्स सर्विसमैन के तौर पे आप कर सकते हो। और ज़्यादा डिटेल देखने के लिए आपको जो डिटेल सीएन है उसके अंदर पैरा D10.2 आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आई हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड सिविल एम्प्लॉयमेंट एज एन एक्स सर्विसमैन, एम आई एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन बेनिफिट अगेंस्ट दिस सीएन। बोला गया है कि मैं पहले ही है ना एक्स सर्विसमैन के तौर पे सिविल एम्प्लॉयमेंट मतलब सर्विस ले लिया हूँ ऐसे समझ लो। बाकी मेरे को अभी इसके अंदर भी मतलब एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट है वो मिलेंगे क्या। तो सही बात बताऊं तो आपको इसको इसके अंदर देखो आपको केवल एज है ना एज का बेनिफिट दिया जाएगा, यहाँ पे एज का बेनिफिट दिया जाएगा। उसके अलावा आपको है ना जो इसमें जो अगर पदों के लिए कोई दी गई है, जो एक्स सर्विसमैन के कोई पद दिए गए हैं, तो उनमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु शुड प्रोड्यूस एनओसी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय किसे एनओसी प्रोड्यूस करना चाहिए एंड देना चाहिए। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो सिक्योर कर रखे हैं अपनी सिविल एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, और उसके अलावा अगर जो रेलवे में अभी प्रेजेंट में सर्विस कर रहे हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो सर्विस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो उनको एनओसी देना पड़ेगा डीवी के समय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी, यानी कि जो आपके पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट है वो अनरिजर्व जो वैकेंसी है उनके खिलाफ अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखो PWBD जो कैंडिडेट है वो ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी, यानी कि उनके लिए भी वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके जो पोस्ट है ना, उनके लिए कोई एक्सक्लूसिव है ना, ईयर मार्क्ड वहाँ पे नहीं किया गया, यानी पोस्ट के लिए जो आपके PWD कैंडिडेट है उनके लिए कोई अलग से कुछ वहाँ पे लिखा नहीं है। लेकिन वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उनको जो है इसके अंदर आपके जो एज के अंदर है ना, एज के अंदर और आपकी जो फीस के अंदर आपको कंसेशन दिया जाएगा। बाकी आप पोस्ट पैरामीटर के लिए आप अनेक्सर ए देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो आपकी जो डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग जो पोस्ट है ना, वो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि भाई मैं सुटेबल हूँ या नहीं हूँ। तो आपको उसके लिए क्या करना है ना, आपको अनेक्सर ए देखना है जो टेबल पैरामीटर है वो। उसके अलावा आपको है ना अलग अलग जो सब कैटेगरी दे रखी है डिसेबिलिटी की, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु आर एलिजिबल टू अवेल स्क्राइब फैसिलिटीज, यानी कि स्क्राइब फैसिलिटीज के लिए कौन एलिजिबल है। तो ऐसे कैंडिडेट जो विजुअली इम्पायर्ड है, या फिर जिनकी स्पीड जो है, लिखने की स्पीड वो अफेक्टेड है, किसकी वजह से, सेलिब्रल पैल्सी की वजह से, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की वजह से। कैंडिडेट जो है अगर मान लो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो वो कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट, उनके अलावा है ना, इन सभी के अंदर 40% से अगर मान लो ज़्यादा ये बीमारी है ना, तो वो लोग स्क्राइब के लिए एलिजिबल है। बाकी इसके अलावा आपको ज़्यादा डिटेल देखनी है तो आप जो है CN जो आपका दिया गया है 06/2024, उसमें जाके आप पैरा D11.4 देख सकते हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं, हु ऑल आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ फी, यानी कि जो आपकी फीस है, जो आप फॉर्म भरते समय आपको जो फीस लगी है, उसके लिए कौन एलिजिबल है रिफंड के लिए। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए है ना, आप आपको है ना CBT 1 में तो बैठना ही बैठना है पक्का। उसके बाद में आपको फी जो है वो रिफंड होगी, और उसमें भी आपका जो है ना बैंक चार्जेस जो है वो कट कटा के फिर जाके मिलेगी। बाकी ज़्यादा जानकारी देखना है तो आपको पैरा D7.0 देखना है, जो कि आपकी डिटेल नोटिस CN के अंदर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RRB की जो रिफंड पॉलिसी है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, जिस टाइम पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं और जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे आप टर्म्स ऑफ कंडीशन पे क्लिक करके आप प्रोसीड करते हैं। तो जो टर्म और जो कंडीशन रहती है वो यही होती रहती है कि आप अगर मान लो CBT 1 में नहीं बैठेंगे, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर और कोई ऐसी कंडीशन होती है, तो उस स्थिति में आपका जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन द एप्लीकेशन ओनली मेट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड माई अदर क्वालिफिकेशन। तो देखो दोस्तों, मैंने पहले बात तो इसके रिगार्डिंग पूरा वीडियो बना रखा है। फिर भी इसमें दिया गया है कि भाई मैं जो है, मेरे को केवल जो मेरे 10th की मार्कशीट है केवल वही मेरे को वहाँ पे दिखा रही है क्वालिफिकेशन के अंदर। तो मैं अदर जो मेरी एजुकेशन है वो मैं कैसे उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे है कि अंडर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट द रिलेवेंट क्वालिफिकेशन, फिल इन द क्वालिफिकेशन डिटेल एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन, यानी कि आपको जो भी आपकी डिटेल है वो भरने के बाद में ऐड पे क्लिक करना है, तो वो ऐड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डेट शुड आई एंटर इन द एप्लीकेशन इफ ओनली द मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आर अवेलेबल ऑन द मैट्रिक एंड अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है ना, उसके ऊपर आपके पास डेट नहीं है, आपके पास मंथ और जो आपके पास पासिंग ईयर है केवल वही लिखा हुआ है, तो डेट नहीं है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, तो उस स्थिति में आपको करना है, जो आपके जिस मंथ में आप पास किए हैं ना, उस मंथ की लास्ट डेट आपको लिखना है। जैसे कि सपोज करो आपने मई मई 2023 में आपने कोई भी क्वालिफिकेशन पास की है, तो इसमें डेट नहीं है, तो आपको क्या करना है, 31 मई 2023 में आपको डेट डालनी है, तो यानी कि उस मंथ की लास्ट डेट आपको डालनी है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जो आपको है ना कौन सा स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेंशन करना चाहिए, यदि आपका स्टेट या डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या हो गया है, विभाजन हो गया है। तो उस स्थिति में जो आपको प्रेजेंट जो आपका स्टेट या फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वही आपको मेंशन करना है। देखो फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है ना, दो स्टेट में विभाजन हो गया था, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश के जो कंबाइंड जो जिले थे ना, उनको क्या किया था, विभाजन करके और तेलंगाना में भी डाल दिया गया था। तो इसीलिए है ना, आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट आपका है ना स्टेट या फिर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वही आपको मेंशन करना है। आगे अगर बात कर लेते हैं, व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड इन टोटल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन कौन से आपको है ना टोटल कितने मतलब डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि आपको है ना आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर, उसके अलावा आपका जो ST SC का जो सर्टिफिकेट है ना वो आपको अपलोड करना है।
आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की साइज है जो अपलोड करने हैं उनकी क्या होनी चाहिए। तो जो पीडीएफ अगर फॉर्मेट में है ना, तो उनकी तो आपकी 500 केबी से कम होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो फोटोग्राफ और जो आपके सिग्नेचर है ना, उनकी साइज जो है जेपीईजी या जेपीजी में होनी चाहिए, और 30 केबी से लेके और 70 केबी के बीच में आपकी साइज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मैं फीस है ना वो कैसे पे कर सकता हूँ। तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके अलावा यूपीआई जो सर्विस है उनके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि जो इस रिक्रूटमेंट के अंदर वो प्रोसेस क्या क्या रहेगी स्टेजेस की। तो आपका सीबीटी 1 होगा, उसके बाद में सीबीटी 2 होगा, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा जिसमें एप्लीकेबल है उसके अंदर। उसके अलावा फिर आपका डीवी होगा और फिर मेडिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शुड आई प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल द पोस्ट फॉर विच आई एम एलिजिबल, यानी कि मेरे को पोस्ट प्रेफरेंस देनी चाहिए क्या जिनके लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो आंसर है यस, आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी चाहिए। अगर मान लो कि आप जिस भी आरआरबी से पोस्ट फॉर्म डाल रहे हैं वहां से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते हैं तो आरआरबी के अनुसार आपको फिर कंसिडर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, whom आई शुड कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन के सबमिशन में अगर कोई क्वेरी है तो मेरे को किससे कांटेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, आप में एक तो ईमेल दिया गया है, आपको एक मोबाइल नंबर दिया गया है जो कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। इस टाइम पीरियड में आप है ना कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये ऑल वर्किंग डेज के लिए है। बाकी अगर आगे बात कर लेते हैं तो है, हाउ डू आई नो डेट माई एप्लीकेशन इज फाइनली सबमिटेड, यानी कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि जो मेरी एप्लीकेशन है वो फुल्ली सबमिटेड हो गई है। तो देखो, फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल हैपन ओनली आफ्टर रिसीविंग कंफर्मेशन ऑफ फी पेमेंट। द एप्लीकेंट विल रिसीव ए कंफर्मेशन ऑफ ऑन सक्सेसफुल पेमेंट थ्रू ईमेल और एसएमएस, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिटेड तभी माना जाएगा जब आप पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद में भी जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको है ना ईमेल और एसएमएस के द्वारा जो है वो सक्सेसफुल का एक मैसेज रिसीव होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ माय एप्लीकेशन विल द फी पेड बाय मी बी रिफंडेड, यानी कि जो मान लो कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उस स्थिति में अगर मान लो जो मैंने फीस पे की है तो वो मेरे को रिफंड होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे है कि आपको जो फी है वो रिफंड नहीं होगी। उसके अलावा है कि मैं अपना जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट ले सकता हूँ। तो आप हाँ, अपने जो एप्लीकेशन उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके जो कॉमन क्वेश्चन है सभी कैंडिडेट्स के, वो सारे 62 क्वेश्चनों का इसमें जवाब दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।